पिछले एपिसोड में देखा। फैट माउंटेन के पास झर और कीड़े थे, फिर भी जूछिंग ने केवल अपनी ताकत और साहस से उसे हरा दिया। एपिसोड 3। रात के समय जू किंग तेजी से और चुपचाप कैंप में अपने केबिन पहुंचा। जहरीली गैस से उसकी हालत खराब हो गई थी, लेकिन उसके सीने में जड़े बैंगनी क्रिस्टल की शक्ति से उसे धीरे धीरे राहत मिली। उसने फैट माउंटेन और हॉर्स फोर्स से मिले सामान की जांच की, पर उसमें कुछ खास नजर नहीं आया, सिवाय एक साधारण दिखने वाले लोहे के टुकड़े और आधे टूटे एम्बर के टुकड़े के, जिनका रहस्य समझ नहीं आया। कुछ समय बाद सार्जेंट थंडर ने जू किंग को अपने दल के बाकी सदस्यों से मिलवाया। सैवेज घोस्ट, ताकतवर और विशालकाय योद्धा। ग्रेसफुल रैप्टर, जानवरों से संवाद करने वाली तीसरे स्तर की ची कॉन्डेंसेशन पर पहुंची महिला। क्रूसीफिक्स, तेज नजर वाले धनुर्धर, चौथे स्तर की ची कॉन्डेंसेशन पर। सर्जन थंडर ने बताया कि कैंप मालिक ने 7 पत्ती वाले तिप्तियों को इकट्ठा करने के लिए नई इनाम योजना घोषित की है। सबसे ज्यादा तिप्तियां लाने वाली टीम को 3 डस्ट पर्जिंग पिल्स मिलेंगी, जो बहुत कीमती दवाइयां हैं। जू किम ने भी इस खतरनाक मिशन में शामिल होने का फैसला किया ताकि वो दल से सीख सके। अगली सुबह जब वे निकल रहे थे तो उन्हें एक और खूंखार दल मिला, स्क्वाड ब्लड शैडो, जिनका कप्तान कुत्ते का मांस खाते हुए बैठा था। उसने ग्रेसफुल रैप्टर के कुत्ते को मार डाला था और उस पर अपमानजनक टिप्पणी की, जिससे तनाव और भी बढ़ गया। इसी दौरान कप्तान फैट माउंटेन और हॉर्स फोर के बारे में पूछ रहा था, जिनको जू किंग पहले ही मार चुका था। जू किंग ने चुपचाप इस पर ध्यान दिया, पर किसी पर शक न हो इसलिए शांत रहा। कहानी में जू किंग की सतर्कता, जहरीली चुनौतियों से संघर्ष और नए दल में शामिल होने की यात्रा को दिखाया गया है। ये अध्याय उसे मजबूत बनने और नए खतरों से सामना करने के लिए तैयार करता है। निषिद्ध क्षेत्र का खतरा। स्क्वाड ब्लड शैडो की खुली चुनौती के बाद ग्रेसफुल रैप्टर की आंखों में हत्या की भावना चमक उठी, लेकिन वो कुछ करने के बजाय सार्जेंट थंडर की ओर देखती हैं। थंडर बस एक शब्द कहते हैं, क्रूसीफिक्स। क्रूसीफिक्स तुरंत अपने धनुष से ऊपर उड़ रहे बास को मार गिराता है। वो बास ब्लड शैडो स्क्वाड के एक सदस्य की आत्मा से जुड़ा होता है, जिससे उसे भी गंभीर चोट लगती है। दोनों स्क्वाड के बीच तनाव बढ़ जाता है, लेकिन अंततः सार्जेंट थंडर के नेतृत्व में स्क्वाड थंडरबोल्ट निषिद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ जाती है। रास्ते में जू किंग आसपास के खतरनाक माहौल और स्क्वाड की तैयारियों को ध्यान से देखता है। निषिद्ध क्षेत्र में दाखिल होते ही जू किंग को ठंड का एहसास होता है और उसे अपने पुराने खौफनाक अनुभव याद आ जाते हैं। वहां के पेड़ भूतों की तरह मुड़े तोड़े दिखते हैं और मिट्टी सड़ी हुई होती है। स्क्वाड धीरे धीरे सावधानी से चलती है और कई जगहों से बचती है। सार्जेंट थंडर, ग्रेसफुल रैप्टर, सैवेज घोस्ट और क्रूसीफिक्स के पास अलग अलग हथियार और विशेषताएं होती हैं। वे जू किंग को सिखाते हैं कि किस तरह पशुओं की गतिविधियों से सुरक्षित रास्ता पहचाना जाता है और कैसे कीचड़ से अपनी खुशबू छुपाकर राक्षसी जीवों से बचा जा सकता है। क्रूसीफिक्स उसे 3 मुख्य खतरों के बारे में बताता है। 1. अनजान म्यूटेंट जानवर जो अचानक सामने आ सकते हैं। 2. सिंगिंग यानी गायन की आवाज, जिसे सुनने का मतलब लगभग तय मौत होता है। 3. फॉग ऑफ कन्फ्यूजन यानी भ्रम की धुंध, जिसमें रास्ता भटक जाने पर मृत्यु निश्चित हो जाती है। ग्रेसफुल रैप्टर बताती हैं कि धुंध को आग से या मानसिक शक्ति से हटाया जा सकता है, लेकिन दोनों के सीमित उपाय हैं। सैवेज घोस्ट चौथे खतरे का जिक्र करता है, दूसरे स्कैवेंजर्स जो घात लगा सकते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, सार्जेंट थंडर को खतरा महसूस होता है। अचानक जंगल से कई चमकती आंखें दिखने लगती हैं। सैकड़ों काले तराजू वाले भेड़िए दिखते हैं, जो सामान्य से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। स्क्वाड समझ जाता है कि एक एक करके इनसे लड़ना मुश्किल होगा और अगर लंबी लड़ाई चली तो उन्हें आसपास की प्रदूषित शक्ति को सोखना पड़ेगा, जिससे उनका भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सार्जेंट थंडर आगे बढ़कर कहता है, सब पीछे हटो, मैं इन्हें यहीं रोकता हूं। वाइल्ड शैडो। स्क्वाड थंडरबोल्ट घातक ब्लैक स्केल्ड भेड़ियों के झुंड से मुकाबला कर रही है। स्क्वाड का नेतृत्व सार्जेंट थंडर कर रहे हैं, जिनकी ताकत और निर्णय क्षमता पर सबको भरोसा है। उनके साथ ही क्रूसीफिक्स, सैवेज घोस्ट और ग्रेसफुल रैप्टर भी एक तय रणनीति के अनुसार पेड़ों की दीवार बनाकर धीरे धीरे पीछे हटते हुए भेड़ियों को रोकते हैं, ताकि हर कोई बारी बारी से आराम कर सके और फिर से लड़ाई में उतर सके। युद्ध की रणनीति।
सार्जेंट थंडर सबसे आगे भेड़ियों को रोकते हैं। सैवेज घोस्ट और ग्रेसफुल रैप्टर अगली पंक्ति में रुक रुक कर लड़ते हैं। क्रूसीफिक्स ऊपर पेड़ से तीरों से कवर फायर देते हैं। इस तरह वे घने म्यूटेजन क्षेत्र में लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। जू किंग की बहादुरी। जब उसकी बारी आती है, जू किंग अकेले ही दर्जनों खूंखार भेड़ियों से भिड़ता है। उसकी चालें तेज, ठंडी और घातक होती हैं। उसके पास मौजूद वायलेट क्रिस्टल की वजह से उसके घाव बहुत जल्दी भर जाते हैं, जिससे वो लंबे समय तक लड़ पाता है और कई भेड़ियों को मार गिराता है। रहस्यमयी घटना। एक अजीब सी घटना घटती है। एक मरे हुए भेड़िए की परछाई जू किंग की तरफ बढ़ती है। तभी उसकी छाती में मौजूद वायलेट क्रिस्टल से ठंडक की लहर फैलती है, जो उस बुराई को खत्म कर देती है। जू किंग को लगता है कि इस क्रिस्टल ने उस बुरे असर को अपने अंदर खींच लिया। नतीजा, लड़ाई के बाद जू किंग को महसूस होता है कि उसके शरीर की म्यूटेशन की एक दाग मिट गई है। वो पहले से भी मजबूत महसूस करता है और उसकी बॉडी रिफाइनमेंट की प्रगति भी बढ़ी है। ये देखकर वो चौंक जाता है, लेकिन अभी उसके पास सिर्फ संदेह और सवाल ही हैं। अंत में उसके साथियों की नज़रों में भी उसके लिए इज्जत बढ़ती है और वो भी स्क्वाड का भरोसेमंद हिस्सा बनता चला जाता है। हर जगह खतरा। शू क्विंग को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि वो बैंगनी क्रिस्टल क्या था और वो डरावनी परछाई क्या थी जिसने उसकी म्यूटेशन ब्लॉच को भी गायब कर दिया। पर अभी सवालों के जवाब मायने नहीं रखते थे, क्योंकि अब लड़ाई का वक्त था। स्क्वाड थंडरबोल्ट के बाकी सदस्य भी लड़ते रहे और अंततः काले तराजू वाले भेड़िए थक कर भाग गए। सब थकान से चूर जमीन पर गिर पड़े। शू क्विंग को भी थकावट थी, लेकिन बैंगनी क्रिस्टल की वजह से उसके घाव जल्दी भर गए थे। सार्जेंट थंडर को लगा कि भेड़ियों का हमला संयोग नहीं था। जांच में पता चला कि सैवेज घोस्ट के बैग में कीड़े भगाने का पाउडर था, जो वास्तव में तराजू वाले जीवों को आकर्षित करता है। ये स्क्वाड ब्लड शैडो की साजिश थी। इसके बावजूद टीम ने तय किया कि वे मिशन जारी रखेंगे। अगले हिस्से में शू क्विंग ने ग्रेसफुल रैप्टर से एम्बर के टुकड़े के बारे में पूछा, जो एक जहरीले बिच्छू की पूंछ थी और शरीर की छुपी शक्ति को बाहर निकालने में सहायक थी। स्क्वाड ने फिर हार्वेस्टिंग पॉइंट पर पहुंचकर 7 पत्तियों वाले पौधे इकट्ठे किए। शू क्विंग ने ध्यान साधना की, जिससे उसका सी एंड माउंटेन इनकैंटेशन तीसरे स्तर पर पहुंच गया। पर तभी उसने देखा कि उसका म्यूटेजन अब उसके शरीर में नहीं, बल्कि उसकी परछाई में जा रहा है। ये बदलाव बैंगनी क्रिस्टल के बाद से शुरू हुआ था। सार्जेंट थंडर ने बताया कि पास में प्राचीन मंदिर हैं, जहां से खास क्रिस्टल मिलते हैं जो निशान मिटा सकते हैं। मिशन के बाद टीम अलग अलग रास्तों से लौटने लगी। शू क्विंग भी रास्ते में कई खतरों से बचता बचाता तेजी से कैंप लौटने लगा। रास्ते में उसने सैवेज घोस्ट की लाश देखी, जो लड़ते लड़ते मर गया था। वहीं कुछ दूर सार्जेंट थंडर भी दुश्मनों से घिरा हुआ था और म्यूटेशन की कगार पर था। शू क्विंग की आंखों में क्रोध भर आया और उसने अपने लोहे की सीख को कसकर थामा। आगे भीषण लड़ाई होने वाली थी। मुख्य बिंदु, बैंगनी क्रिस्टल ने शू क्विंग की परछाई को बदल दिया, जो अब म्यूटेजन सोख रही है। स्क्वाड ब्लड शैडो की साजिश से हमला हुआ था। शू क्विंग ने कल्टीवेशन में प्रगति की और तीसरे स्तर पर पहुंचा। सैवेज घोस्ट की मौत हो गई और सार्जेंट थंडर घिर गया। फॉरबिडन रीजन में खतरों की भरमार है, पर शू क्विंग अब और मजबूत है। शाम ढल रही थी और अंधेरे के बीच स्क्वाड ब्लड शैडो ने सार्जेंट थंडर को घेर लिया। स्क्वाड ब्लड शैडो के 5 सदस्य थे। 2 सीधे सार्जेंट थंडर से लड़ रहे थे, जबकि बाकी 3 भागने के सभी रास्तों को रोक रहे थे। लड़ने वालों में एक उनका कप्तान था, छठी परत का शक्तिशाली साधक, और दूसरा 5वीं परत का था, जिसका नाम फ्लेम क्रो था। सार्जेंट थंडर बिना किसी डर के लड़े जा रहे थे, लेकिन खतरा बहुत बड़ा था। इसी बीच शू किंग ने अपने कृतज्ञता भाव को याद किया और मदद करने का निश्चय किया। उसने अपनी सारी ताकत और गति का उपयोग कर अचानक हमला कर दिया। पलक झपकते ही उसने 3 विरोधियों को मार गिराया। फ्लेम क्रो ने अपनी जादुई शक्ति से शू किंग को रोकने की कोशिश की, आग के कोले बनाकर, जो इतनी गर्म थे कि शव भी राख में बदल गए। घायल और झुलसा हुआ शू किंग फिर भी हार नहीं मानता। वह लगातार हमला करता है, अपनी हड्डियों को खुद ही जोड़कर खड़ा रहता है। उसकी आंखों में सिर्फ मौत की ठंडी चमक होती है। अंत में जब सबको लगा कि शू किंग जलकर मर गया होगा, वह फिर से प्रकट होता है, जख्मी मगर जिंदा, और उसकी आंखों में वही प्रचंड हत्या की इच्छा। शाम के धुंधले उजाले में जू किंग और फ्लेम क्रो के बीच घमासान लड़ाई शुरू होती है। फ्लेम क्रो ताकतवर है, पर उसके शरीर में जहर और म्यूटेजन का असर धीरे धीरे बढ़ रहा है। जू किंग की खासियत है उसकी जबरदस्त पुनर्जीवित होने की शक्ति और मानसिक दृढ़ता, जिसने उसे अब तक जिंदा रखा है।
फ्लेम क्रो ने गुस्से में आकर काला रक्त से बना खतरनाक जादू चलाया, पर जू किंग ने मरे हुए सैविज घोस्ट की ढाल से उस वार को रोका। इसके बाद जू किंग ने छुपाकर रखी जहरीली सांप की फैंग और बिच्छू के डंक का इस्तेमाल किया। फ्लेम क्रो को पहले तो ये हमला मामूली लगा, पर अचानक उसका जख्म सड़ने लगा और वो तड़पने लगा। आखिरकार म्यूटेशन के असर से फ्लेम क्रो का शरीर फटकर खून की धुंध में बदल गया। कैप्टन ब्लड शैडो ने ये सब देखा और डरकर भागने लगा, पर तभी जंगल में एक अजीब लाल धुंध फैल गई और एक औरत की करुणामय गाने की आवाज सुनाई देने लगी। उस लाल धुंध से कैप्टन ब्लड शैडो की जान निकल गई और वो धूल में बदल गया। जू किंग और सार्जेंट थंडर दोनों ठिठुरते हुए लाल जूतों की एक जोड़ी को आते देखते हैं, जो अदृश्य महिला के पैरों में थी। वो महिला जू किंग की ओर बढ़ रही थी, पर तभी सार्जेंट थंडर कांपती आवाज में कहता है, ताऊ होंग, क्या तुम हो? उसकी आवाज सुनकर वो अदृश्य महिला सार्जेंट थंडर की ओर मुड़ती है। सार्जेंट थंडर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपना हाथ बढ़ाता है जैसे किसी को छूना चाहता हो, पर हाथ किसी को नहीं छू पाता। महिला थोड़ी देर उसके सामने रहती है, फिर करुणा से भरे गीत के साथ लाल धुंध में विलीन हो जाती है। सार्जेंट थंडर बताता है कि फॉरबिडन रीजन का ये रहस्य है। अगर कोई दूसरी बार वो गीत सुनता है तो उसे वही दिखता है जिसे वो सबसे ज्यादा देखना चाहता है। सार्जेंट थंडर ने वर्षों इंतजार किया था और आज उसने अपनी प्रिय को देखा, पर अब उसके दिल में खालीपन है। अंत में वो जू किंग से कहता है, अगर तुम्हारा भी कोई ऐसा है जो यिन और यांग जितना दूर है, तो मेरी तरह यहां रुककर उसका इंतजार मत करना। जू किंग भी अपने अतीत की यादों में खो जाता है। कुछ लोग हैं जिन्हें वो दिल से देखना चाहता है। जंगल में अजीब गान के कारण सारी आवाजें शांत हो गईं। सार्जेंट थंडर चुपचाप अंधेरे में देखते रहे। सैवेज घोस्ट की मौत के बाद उसकी लाश धूल में बदल गई। ज्यादातर स्कैवेंजरों का कोई परिवार नहीं होता, इसलिए उनकी मौत का दुख मनाने वाला भी कोई नहीं होता। शू किंग को एक बूढ़े विद्वान की कही बात याद आई, सच्चा दुख तब होता है जब तुम किसी को भूल नहीं पाते। सच्ची खुशी तब होती है जब कोई और तुम्हें भूल नहीं पाता। शू किंग ने सैवेज घोस्ट के हथियारों को दफनाकर एक तरह से उसकी याद को सम्मान दिया। सार्जेंट थंडर ने यह देखकर कहा, स्कैवेंजरों को कब्र की जरूरत नहीं, मौत में शांति ही बहुत है। इसके बाद वो बेहोश हो गए। शू किंग ने सार्जेंट को अपनी पीठ पर उठाया और जंगल से बाहर निकलने के लिए दौड़ना शुरू कर दिया। रास्ते में उसे सफेद गोलियां नहीं मिली, लेकिन काफी कोशिश के बाद उसने सार्जेंट को बचाए रखने की ठानी। रास्ते में सार्जेंट ने होश में आकर शू किंग से पूछा, जानता है मैंने तुझे उस शहर से अपने साथ क्यों लिया? शू किंग ने जवाब दिया, मुझे याद है मैं क्या कर रहा था। सार्जेंट ने कहा, तू लाशों को जलाकर इस बेरहम दुनिया में थोड़ी सी गर्माहट ला रहा था। जंगल में शू किंग को घना कोहरा मिला, जिसे फॉग ऑफ कन्फ्यूजन कहा जाता है। इसमें फंसकर लोग रास्ता भूल जाते हैं। तभी शू किंग के भीतर कुछ जागा और उसका अदृश्य साया कोहरे को सोखने लगा। इससे शू किंग को रास्ता दिखाई देने लगा, मानो उसकी इंद्रियां तेज हो गई हों। शू किंग हैरान होकर अपने आप से बोला, तुम क्या हो? आगे चलकर उसने दो स्कैवेंजर देखे जो रास्ता ढूंढ रहे थे। एक ने मदद के लिए सफेद गोली दी, दूसरा झूठ बोलने लगा कि उसके पास कुछ नहीं है और शू किंग को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। शू किंग ने उसे वहीं छोड़ दिया और मदद करने वाले को अपने साथ ले गया। इस अध्याय में शू किंग की अंदरूनी दयालुता और उसकी सतर्क क्रूर दुनिया में जीने की मजबूरी दिखी। साथ ही उसके साय की रहस्यमयी शक्ति का भी इशारा मिला। फॉग ऑफ कन्फ्यूजन से बाहर निकलते हुए शू किंग ने सार्जेंट थंडर को बचाने के लिए सफेद गोलियां दी। थंडर की हालत कुछ बेहतर हुई, लेकिन वे अब भी बेहोश थे। रास्ते में शू किंग ने कुछ स्कैवेंजर से सौदे किए ताकि वे सब सुरक्षित निकल सकें। कुछ लोगों ने विरोध किया, जिन्हें शू किंग ने सख्ती से सबक सिखाया। बाकी लोगों ने शू किंग की ताकत और रहस्यमय क्षमताओं को देखकर उनका सम्मान किया। जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, शू किंग और उनके पीछे आ रहे लोग राहत की सांस लेने लगे। तभी क्रूसिफिक्स और ग्रेसफुल रैप्टर दौड़ते हुए आए, जो चिंतित थे और बचाने वापस जाने ही वाले थे। शू किंग ने उन्हें सब कुछ बताया, सैवेज घोस्ट की मृत्यु और स्क्वाड ब्लड शैडो की सफाई की बात। क्रूसिफिक्स को शक तो हुआ, पर उसने और कुछ नहीं पूछा। बेस कैंप पहुंचकर वे प्रसिद्ध चिकित्सक ग्रैंड मास्टर बाई के पास पहुंचे। बाई ने सार्जेंट थंडर की जांच की और बताया कि थंडर की पुरानी अंदरूनी चोट और भारी म्यूटेजन की वजह से अब वे साधारण चिकित्सा से पूरी तरह ठीक नहीं हो सकते। उन्हें अब कभी दोबारा कल्टीवेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज नहीं करनी चाहिए, वरना जान को खतरा होगा।
एकमात्र उम्मीद किसी दुर्लभ औषधीय वस्तु जैसे लाइफ स्पैन फ्लावर में है, जो शायद फॉरबिडन रीजन में मिल सकती है। थंडर ने इसे स्वीकार कर लिया और ज्यादा चिंता ना दिखाते हुए शूकिंग से खाना खाने की बात कही। वे दोनों साथ में सांप का मांस खाने और शराब पीने का मन बनाते हैं, बिना हाल की घटनाओं की चर्चा किए। शूकिंग को भी पहली बार थंडर के टूटी कल्टीवेशन की कहानी का पता चलता है और उसे लगता है कि थंडर के सीने में छुपा दर्द उससे कहीं ज्यादा गहरा है जितना वे दिखाते हैं। अंत में शूकिंग के दिल में थंडर के लिए और भी सम्मान और अपनापन पैदा होता है। स्कैवेंजर बेस कैंप में रोजमर्रा की जरूरत की हर चीज मिलती थी, खासकर मांस। वहां के लोग अक्सर वर्जित क्षेत्र से आते जाते रहते थे और उन्हें खाने के लिए अच्छा मांस चाहिए होता था। जब सर्जेंट थंडर को पता चला कि शू किंग सांप का मांस खाना चाहता है, तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। शू किंग को उनका पसंदीदा खाना याद था। शू किंग खुद खरीदने जाने वाला था, लेकिन सर्जेंट थंडर ने उसे रोका। उसने समझाया कि कैंप में चालाक लोग रहते हैं और शू किंग को अभी इन सब का अनुभव नहीं है, इसलिए वो खुद सांप खरीदने चला गया। घर आकर शू किंग ने खाना बनाने की तैयारियां की, मेज पर 3 सेट बर्तन रखे। फिर याद आया कि तीसरा सेट उस इंसान के लिए था जो कभी लौटकर नहीं आएगा। उसने वो सेट सर्जेंट थंडर की जगह के पास रख दिया। थोड़ी देर बाद बर्फ गिरती ठंडी हवा के बीच सर्जेंट थंडर एक शानदार सांप लेकर लौटा और कहा कि वो उसे बेहतरीन तरीके से बनाएगा। शू किंग ने सांप पकाना भी सीखा। सिर हटाने के बजाय जहर निकालकर सिर को भी पकाने से स्वाद बढ़ता है। सर्जेंट थंडर ने खाने को मसालों के साथ उबालकर फिर भूनकर बेहतरीन डिश तैयार की। साथ में दोनों ने शराब भी पी। शू किंग ने पहली बार शराब चखी। उसे स्वाद अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने फिर भी दोबारा पी। भोजन के दौरान दोनों ने बातें की। शू किंग ने सर्जेंट थंडर की चोट के बारे में पूछा, लेकिन थंडर ने हंसकर टाल दिया। बाहर बर्फ गिर रही थी, लेकिन अंदर उनके बीच गर्माहट थी। रात में शू किंग ने कैप्टन ब्लडशैडो की थैली देखी। उसमें कुछ पैसे और लोहे के दस्ताने थे, जो उसकी सुरक्षा के लिए अच्छे साबित हो सकते थे। सुबह शू किंग सर्जेंट थंडर के लिए दवा यानी व्हाइट बोलसिस लेने गया। रास्ते में उसने उस लड़की को देखा जिसने पहले उसके साथ 20 ट्रायल में हिस्सा लिया था। वह थकी हुई लेकिन मेहनत से दुकान के सामने बर्फ साफ कर रही थी। लड़की ने उसे कुछ बेहतर दवाइयां दीं और सचेत किया कि हाल ही में कई नौजवान लापता हो रहे हैं, शायद किसी के कारण। शू किंग ने धन्यवाद कहा और जाते जाते सोचा कि अगर मौका मिला तो वह लड़की के चेहरे के निशान हटाने के लिए वो खास क्रिस्टल लाएगा। बर्फ गिरती रही और शू किंग अपने रास्ते पर निकल पड़ा। हवा और बर्फ में वापस लौटता शू किंग जब अपने आंगन में वापस लौटा तो उसने सार्जेंट थंडर को हंसते हुए सुना। आंगन में करीब दर्जन भर आवारा कुत्ते भी थे, जो शू किंग को देखकर गुर्राने लगे। ग्रेसफुल रैप्टर ने मजाक में कहा कि कुत्ते कह रहे हैं कि शू किंग की बेलफुल ऑरा बहुत तेज है। सार्जेंट थंडर ने बताया कि ग्रेसफुल रैप्टर ने उनकी चोट के कारण उनकी सुरक्षा के लिए ये कुत्ते रखे हैं। सार्जेंट थंडर ने शू किंग को धन्यवाद कहा क्योंकि शू किंग ने उनके लिए दवाइयां खरीदी थीं, लेकिन अब आगे से ऐसा ना करने को कहा। स्क्वाड थंडरबोल्ट का इनाम। क्रूसीफिक्स और ग्रेसफुल रैप्टर ने बताया कि स्क्वाड ब्लड शैडो के खत्म हो जाने से थंडरबोल्ट ने सबसे ज्यादा 7 लीफ क्लोवर्स इकट्ठा किए, जिसके बदले उन्हें इनाम में स्पिरिट कॉइन्स और एक पावरफुल डस्ट पर्जिंग पिल मिली। सार्जेंट थंडर ने फैसला किया कि वो पिल शू किंग को दी जाए। शू किंग ने थोड़ी हिचक के बाद वो ले ली। क्रूसीफिक्स और ग्रेसफुल रैप्टर का मिशन। वो दोनों एक मिशन पर जाने वाले थे। जाने से पहले उन्होंने शू किंग को एक नया तेज डैगर दिया और ग्रेसफुल रैप्टर ने एक सीटी दी जिससे शू किंग कैंप के कुत्तों को बुला सके। शू किंग ने ज्यादातर समय साधना अर्थात कल्टीवेशन में बिताया और उसका कल्टीवेशन स्तर और शक्ति धीरे धीरे बढ़ी। उसकी म्यूटेशन ब्लॉच भी कम होती गई, जिससे उसका शरीर और शुद्ध महसूस होने लगा। 3 दिन बाद सार्जेंट थंडर ने शू किंग को अपने साथ बुलाया। वो अपने सामान को कुत्तों पर लादकर कैंप के अंदर एक बेहतर घर में ले गए। सार्जेंट थंडर ने कहा कि ये अब उनका घर होगा। शू किंग, जो कभी घर के मायने नहीं जानता था, पहली बार अपने कमरे में गर्मी और सुरक्षा महसूस करता है। रात में सार्जेंट थंडर अकेले अपने कमरे में बैठे सोचते हैं और कहते हैं, काश मैं उसे एक बार और देख पाता।